हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम देख रहे थे विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, जिसमें कि ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ में इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये जो है हमारा कवर हो चुका है। अब जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा इकोनॉमी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया इसमें क्योंकि अभी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बिजी थे, वेयर वी हैव हायर्ड न्यू। सॉरी, थोड़ा लेट हो गए हम। द रीजन बीइंग कि वी हैव हायर्ड न्यू एजुकेटर्स फॉर यू ऑल। तो आप यहाँ पे आप पोर्टल में देख सकते हैं कि लाइक फ्रॉम अन अकेडमी टू दृष्टि आईएएस टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अब सब जो है यहाँ पे हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। पहले हमारे पास कंटेंट टीम थी मेन, अब जो है आपको यूट्यूब पे ये टीम भी दिखेगी। उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, वो आप जाके वहां से हमारे प्लेलिस्ट और हमारे वीडियो चैनल से देख सकते हैं। क्लियर? और ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वहां पर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। बस इसके लिए जो है विजन के लिए एक माइन्यूट सा चार्ज रखा है, जो भी जस्ट 29 रुपीज, क्योंकि इसकी वैल्यू की जाए तभी हम कंटिन्यू करें। बिकॉज वी हैव अ टाई अप विथ अदर इंस्टीट्यूशन कि भाई हम उनका नोट्स कर रहे हैं, तो ये अमाउंट जो है बेसिकली वहां पे अगर जरूरत पड़े तो वहां पे हम ट्रांसफर कर सके। ठीक है, एक टोकन ऑफ ये कि ये कितने लोग पढ़ते हैं, क्योंकि विजन का हमसे कहना है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं आपका, ये हमें जानना है। तो ठीक है, अमाउंट आप ही रखिए, लेकिन ये हमें जानना है कि कितने लोग एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं, तभी हम आपको अलाउ करेंगे। उनका ये कहना था। तो हमने मिनिमम से मिनिमम जो यूट्यूब अलाउ करता है 29 रुपीज फॉर अ मंथ, विच इज नेग्लिजिबल, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर? तो आई बात समझे। उसके अलावा बाकी सारे जो है इनिशिएटिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको अब इस तरीके से हाईलाइटेड पीडीएफ अब हम दे देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसके बाद जो है आपको जब आप जाएं, है ना, अब हम खुद कह रहे हैं विथ विथ इंथुसियाज्म एंड ऑल, की जब इतने सारे जब एजुकेटर्स हमारे चैनल पे आ चुके हैं आप सबके प्यार से, तो ये आप जाएं, देखें, और इसके बाद आप डिसीजन लें कि वहां पे अब आप पे डिसीजन छोड़ते हैं कि प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट बैच, प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट बैच जो है वो सिर्फ 4999 रुपीज में। अभी अगर ज्वाइन करते हैं ये, वी करंट ओवर सिर्फ 4999 रुपीज प्रीलिम्स प्लस मेंस, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे एजुकेटर्स भी जो है अब काफी रिनाउंड जगह से भी हैं, और ऑलरेडी वी आर रनिंग द आशा बैच फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तो ये यहाँ पर जो है आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसी में सब कुछ कवर अप कर लें। ओके, आपको एक्सपीरियंस फीडबैक और यहाँ पे आप कंटेंट सब आप देख ही सकते हैं। तो ये इसके बाद आप ये ज्वाइन कर रहे हैं फॉर 2026 बैच, और इसकी वैलिडिटी जो रहने वाली है, ये वैलिडिटी जो है अभी जो ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, उनके लिए ये 24 मंथ्स होने वाली है। 24 मंथ्स, आप समझ रहे हैं, मतलब 2 इयर्स वैलिडिटी ये इसमें। ओके, इनफैक्ट अगर आप ये आगे अगर आप लेट भी हो जाते हैं ये देखने में, फिर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमने जो है विजन आईएएस का मंथली मैगजीन देखी थी, वहां पर जो है आपने 2 इयर्स वैलिडिटी की बात की थी। ओके, 2 इयर्स वैलिडिटी की बात की थी, तो प्लीज हमें भी वो एक्सेस दे दीजिए। तो ये जो वीडियो का एक्सेस है आपके पास रहेगा। तो ये इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आपके पास ये जो एक्सेस जो वीडियोस है, जो सबके सब पे पीडीएफ दिए जाएंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये आप चैनल जाए खुद, आप अपने हिसाब से खुद सोचे, आप पूरे अदर एजुकेटर्स अदर बाकी जगह से भी जाके कंपेयर करें, नॉट एन इश्यू। लेकिन आपको इससे अच्छा कहीं अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव बैच है जिसमें आपको सारे क्वालिटी के साथ चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम ज्यादा बिना टाइम लिए। पहला आर्टिकल जो है इकोनॉमी का वो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। तो अब एमएसएमई वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है उसमें भी काफी ज्यादा एमएसएमई का सहयोग होता है। एग्जैक्ट डेटा हम आगे देखेंगे। ओके, एम्प्लॉयमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है हमारे भारत में जो लोगों को, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एमएसएमई बेसिकली और क्या क्या चीज हो सकते हैं? तो एमएसएमई जो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे समझिए टाटा है, ठीक है, टाटा कार बना रही है। अब एक एमएसएमई है, वो उनके लिए आके नट बना के दे रही है, स्पेशल तरीके के नट्स लगते हैं सारी गाड़ी में से लेके इसमें, तो वो एक नट बना रही है। एक जो है आप समझिए क्लच बना के दे रही है। ठीक है, एक जो है कुछ गियरिंग सिस्टम बना के दे, मतलब इंजन एंड ऑल जो है वो सब तो टाटा का ही है, लेकिन बाकी जो है ये बना के दे रही है। कहीं पे जो है टायर्स बन रहे हैं,
है ना, जैसे हम एमआरएफ टायर्स वगैरह सुनते हैं, अलग अलग टायर्स, तो वो सब कुछ जो है फिर ये कंपनी को दिया जाता है, और फिर ये डिसीजन ले, ये अपना जो है सब कुछ लेके एसेसरीज, और फिर अपने जो इनके पार्ट्स होते हैं फिर मिला के ये बनाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इससे कितना ज्यादा प्लांट हर चीज का डालते रहेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव भी उतना नहीं रह जाएगा, इसलिए वो ऐसे लेते हैं। तो ये एमएसएमई आपको आगे होगा, आगे समझ में एग्जैक्टली एमएसएमई क्या है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस लगता है। ठीक है, लगभग जो है यहाँ पर 60% गारंटी कवरेज देने की बात की जा रही है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जो कि किसके द्वारा ओन्ड है, फाइनेंस सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के द्वारा ओन्ड है। ओके, ताकि जब सैंक्शन करे लोन, किसको, एमसीजीएस एमएसएमई को, लाइक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, कि 60% तक की गारंटी हम दे देंगे, कि 60% पैसा तो लौटा दिया जाएगा। मानिए कि आपने एक लोन लिया है, ठीक है, आप अब जो है घर खरीद रहे हैं, आपने लोन लिया है, सपोज करिए 40 लाख का, आपने 40 लाख का लोन लिया, तो बोलते हैं गारंटर कौन है, कितना आपके पास चीजें हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई इस स्कीम के थ्रू 24 लाख की गारंटी हम ले रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ही डायरेक्ट बोल रही है कि ये हम ले रहे हैं, बाकी 16 लाख की वो लेंगे, इतने का उनको अमाउंट मिल जाएगा। जब देखता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर जो भी लोन दे रहे हैं, इट मे बी एसबीआई, इट मे बी एचडीएफसी, इट मे बी एनी कॉर्पोरेट बैंक, वॉट एवर, तो वो देखिए 24 लाख जब गवर्नमेंट ही दे रही है, गवर्नमेंट बैकिंग है, तो ये दे देता है। कोई लौटाए ना लौटाए, इतना तो लौटा ही लेंगे। हम बस 16 लाख भी देख पाए फिलहाल की वो क्लियर वे में वापस कर देगा, तो हम इसे लोन सैंक्शन कर देते हैं, तो इससे लोन मिलना आसान हो जाता है। अमाउंट्स भी जो है वो वहां पे इनके पास जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी समझदार है, ऐसे ही नहीं कि आप कुछ के लिए भी ले लो। भाई अगर कल होके मान लीजिए वो पूरा यूनिट बेचनी पड़ जाए, तो उसका भी कुछ कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, है कि नहीं। सिर्फ आप बिल्डिंग बनाने में और या कुछ वैसी चीजों में लोगे तो एमएसएमई कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए एलिजिबल बोरोवर के लिए जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनके पास, उद्यम, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो फिर इसके बिना आपको नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरा जो मिनिमम 75% ऑफ प्रोजेक्ट जो है इक्विपमेंट और मशीनरी से आना चाहिए, जैसे कि मानिए लेथ मशीन हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, आप अगर वहां पे बैकअप पावर के लिए जनरेटर की जरूरत है तो वो, ये सब मशीनरी और इक्विपमेंट्स वहां पर होने चाहिए। 75%। अगर आप जो है यहाँ पे मान लीजिए 40 करोड़ का लोन ले रहे हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें जो है 75% जो है आपका 3/4, 30 करोड़ रुपीज जो है 40 में सिर्फ मशीनरी और यही सब पे खर्च होना चाहिए। बाकी ठीक है आपका प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, और अब बाकी जो अपना फाइनेंस और ये जो सैलरी और ये सब में जो करो करो, लेकिन इतना कम से कम इस पे होना चाहिए, तभी हम लोन देंगे। आई बात समझ में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो ड्यूरेशन था 24-25 की जब बात की जाए, तो वो कहा कि 4 साल तक जो है आप ये दे सकते हैं, जब तक 7 लाख करोड़ की गारंटी इशूड ना हो जाए। तो इतना लोन जो है मार्केट में ना दे दिया जाए गारंटी, मतलब ये 60% गारंटी कवरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 40 करोड़ में जो है, अगर ये लगभग लगभग देखा जाए तो 2.5 करोड़ की 4 करोड़ की गारंटी दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही टोटल जब 7 लाख करोड़ की गारंटी हो जाएगी इशूड, या तो तब तक ये अवेलेबल रहेगा, या फिर जब तक 4 साल ना हो जाए, अगले 4 साल तब तक ये अवेलेबल रहेगा। आई बात समझ में, तो ये चीजें हैं यहाँ पर, क्लियर। बाकी वही बात की गई है कि 50 लाख तक का है तो 8 साल तक में आपको लोन चुका देना, इंडस्ट्री ज्यादा कमाती है तो 8 साल तक चुका देना है। 2 साल का जो यहाँ पे दे दिया है, मोरिटोरियम दे दिया है कि भाई लोन पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा 2 साल, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो है बजट आया 25-26 का, जो भी करंट बजट आया, वहां पे कहा कि जो भी लिमिट है उसको 2.5 टाइम से बढ़ा दो। मतलब कि अगर पहले देखिए हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं, पहले 50 करोड़ था, तो अभी 125 करोड़ तक कर दो लिमिट। ओके, और टर्नओवर जो है, अगर आपका 250 करोड़ था तब 500 करोड़ तक का टर्नओवर वाला भी जो है एमएसएमई में आएगा, तो ये बढ़ गया। वरना क्या करती थी कंपनी, टर्नओवर ही नहीं बढ़ाती थी 250 से ज्यादा, या 250 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा एमएसएमई का बेनिफिट हट जाएगा। तो कम से कम अभी आप खुद को स्केल अप कर सकती है यहाँ तक, कल हो सकता है इसे और लेवल इसका बढ़ा दिया जाए। तो आई बात समझ में, तो ये चीजें जो है यहाँ पर रहती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ये सब कुछ जो है हाईलाइटेड आपको यहाँ पर पीडीएफ वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, अगेन जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि काफी इंपॉर्टेंट है। 30% जो है कंट्री का जीडीपी डेटा, इसलिए यहाँ पे आप याद रखेंगे। 36% जो है कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है 36%, आपको समझ में आ गया होगा कैसे, नट बोल्ट गियर, इससे मैं आपको हर चीज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो जो चीजें यहाँ पर रहेंगी, फाइन।
वो जो चीजें यहाँ पर रहेंगी। अगर मान लीजिए बीएचईएल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है, तो वहां पे शाफ्ट वगैरह जो है कोई और कंपनी बना के उन्हें एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, हर छोटी छोटी चीजें उस तरीके से। तो ये जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है, इसलिए एमएसएमई का काफी अच्छा है, हाई है, 36% है। एम्प्लॉयमेंट जो हैज ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है इंडिया में, और लगभग 7.5 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको नट चाहिए तो नट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए भी लोग यहाँ से आके यहाँ पे देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इनको भी तो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली रोजगार मिला। ठीक है, इसके बाद जो है सारी मान लीजिए 10-15 एमएसएमई मिलके उनको कोयला चाहिए था किसी काम के लिए, तो उन्होंने रेलवे को बोला कि आप हमारे पास जो है यहाँ पे इतने रेक भेजिए। तो यहाँ भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, भाई गुड्स गार्ड चलेगा, ये सब चलेंगे। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्ट तो करते ही करते हैं, बट डायरेक्टली इतने को एम्प्लॉय कर रखे हैं। तो ये नहीं सोच रहे कि सिर्फ इतना ही है, इनडायरेक्ट बहुत फायदा होता है इससे। फॉरेन करेंसी की बात की जाए तो 45% इंडिया का एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करती है। कितना इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, 30, 36, 45। ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद ये रिड्यूस करेगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता क्या है, जैसे मानिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां पे ये फार्म लैंड है, यहाँ पर सोइंग मतलब जब बोते हैं और जब हार्वेस्टिंग जब काटते हैं, उस समय मानिए 10-10 लोगों की जरूरत थी इस पर्टिकुलर एरिया में। बट यहाँ पे क्या 12 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग का मतलब 10 भी काम करते तो भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही होती है, रिजल्ट उतना ही आता है, उतने ही केजी ऑफ जो भी है धान शुगर के जो भी है वो उतना ही होता। लेकिन अभी 12 लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो अननेसेसरी का काम कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रोडक्टिव हो गए। तो ऐसे लोगों को जो है जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे यहाँ पर कम करेंगे। ओके, कि जो सरप्लस लेबर बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबर, तो वो सब यहाँ पर यूटिलाइज होने लगेंगे जब जैसे एमएसएमई अपना अच्छा करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन आर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब रोल। तो आई बात समझ में, एग्जांपल से आपको आ ही गई होगी। अब रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे अच्छी चीज क्या, 50% टोटल एमएसएमई है ना, वो रूरल एरियाज में है। अब मुझे एक बात बताइए, रूरल एरियाज में क्यों है? ये भी एक बात हो गई, जो कि 45% टोटल इंप्लॉयमेंट देता है रूरल एरिया में। तो अर्बन में भी आने की जरूरत नहीं है आपको, कि अब शहर में जैसे आईटी सेक्टर है और बाकी है वहां आ रहा है। तो ये क्यों? अब समझने वाली बात है कि क्या ये जो सेक्टर, जैसे मैंने बोला नट बनना, बोल्ट बनना, क्लच बनना, गियर्स बनना, शाफ्ट बनना, ठीक है, और ये इस तरीके के कंपोनेंट्स जो बन रहे हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो बन रहे हैं, तो क्या ये कंपोनेंट्स, चाहे आप वो मानिए कि आपका स्टील के बर्तन ही है, ये सब जो आ रहे हैं, क्या इसको शहर के पास होना जरूरी है? क्या ये तुरंत खराब हो जाएगा? जी नहीं। तो इतना हाई रेंट वाले जगह पे कोई शहर में क्यों अपना जमीन इतनी महंगी है, रेंट इतना महंगा है, वहां पे ये बनाएगा? है ना? अब जैसे कि आपको लग रहा होगा 4 ट्रिपल 9 में सर सब इतने अच्छे से कैसे पढ़ा दे रहे हैं पूरी बैच को, जो पूरी दुनिया बहुत ले रही है। तो वहां पे रीजन ये है कि ऑनलाइन रिसोर्स है, एंड यहाँ पे सिर्फ नॉलेज की बात है। तो नॉलेज तो सब अपने हिसाब से उस रेट पे दे देता है ना? तो हमें भी मिनिमल चलाना है, सबको एक सैलरी देनी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो बल्क में स्टूडेंट्स आते हैं, उसके थ्रू वी आर एबल टू गिव द सैलरी टू ऑल। ठीक है, जो भी अभी हमारे पास हायर हो रहे हैं। तो सेम यही चीज रहती है कि यहाँ पर हम क्यों मेन सिटी में यहाँ पर ये खोल के रखें। अदरवाइज वहां पर रेंट ही 1 लाख रुपए रहेगा पर मंथ, तो आपसे ऑब्वियसली बात है चार्ज ज्यादा करना पड़ेगा। तो सेम ये है इनका, कि हम शहर में रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, उसके अंदर ओवरऑल चीजें महंगी हो जाएगी। ओवरऑल चीजें महंगी हो जाएगी, तो जो आपको ऊपर दिख रहा है एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं 45%, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई है। फिर अननेसेसरी गवर्नमेंट भी कितना ही उनको ये देती रहेगी कि कम करेगी प्राइस उनका। फिर फॉरेन में वो एक्सपोर्ट के समय दिक्कत होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो और सब्सिडी भी कोई अच्छी चीज नहीं होती। तो ये सब सोचते हुए जो ये रूरल एरियाज में, तो ये सब आपके सीधे आ जाएगा मेन्स आंसर राइटिंग में, वो दिमाग चलना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लिया तो दिमाग चलना चाहिए, तो रूरल एरियाज में ही क्यों है। आई बात समझ में? अब इनिशिएटिव क्या क्या लिया है एमएसएमई के द्वारा, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, सारे वैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, जो हाथ से काम करते हैं उनके लिए जो हैंड टूल्स वगैरह है उन्हें भी एंड टू एंड सपोर्ट करने की बात की गई है। टीम इनिशिएटिव, ट्रेड इन इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव जो है, ताकि कैसे इनका जो प्रिपरेशन जो कैटलॉग बनाओ उसको ऑनलाइन कर दो, जैसे अमेजोन वगैरह पे हम सामान लेते हैं ना। फिर अकाउंट मैनेजमेंट करो, लॉजिस्टिक एंड पैकेजिंग कैसे करके भेजोगे सामान को। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं
यहाँ पर आएगी। अब चाहे आप अगरबत्ती का ही बहुत बड़ा लेवल पे देख लें, यहाँ हमारे शहर में जरूरत है, या फिर ऑनलाइन आप बेचना चाहें, तो बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्शन सिर्फ नट बोल्ट या मेटल से ही नहीं होता है ना। आप वो मोमबत्ती कर रहे हैं, ये सब भी जो चीजें कर रहे हैं, आप प्लास्टिक के टॉयज बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब भी तो हो गए। तो ये सब जो है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये यहाँ पर आपको याद रखना है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने लाई हुई है, उनका कहना है कि जो 25% एनुअल प्रोक्योरमेंट है सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा, वो कुछ भी प्रोक्योर करे, सामान आप अपनी जरूरतों का या फिर कोई भी चीज है, फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से ही होना चाहिए। तो समझ रहे, तो उनको भी काफी लगता है, तो 25% की काफी बड़ी बात हो जाती है। वो उन्हें एमएसएमई से ही करना है। अगर वो मान लीजिए वो एक साल में 1,000 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल मिनिस्ट्री, तो 250 करोड़ कम से कम एमएसएमई से ही खरीद रहा है, तो ये हो सकता है 10,000 करोड़ तक चले जाता होगा। तो 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ तक अच्छा अमाउंट है, वो एमएसएमई के पास यहीं से पहुंचता है। बाकी तो फिर वो जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो तो अलग है ही है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो है आर्टिकल हमारा हो गया। अब अगला देखेंगे हम, ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको इसलिए हाईलाइट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना रहा करे। ये भी बजट में आया है। अब क्रिटिकल इसमें क्या है, मिनरल मिशन का मतलब है कि क्या किसी भारत में नेशनल लेवल पे देखना है? जी नहीं। देखिए, इसका मतलब है कि मिनरल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कैसे? डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन सोर्स से भी। कि मतलब वहां पे हम टाई अप कर ले कि भाई आप यूरेनियम देते रहना, आप थोरियम देते रहना, आप कोबाल्ट देते रहना, है ना, आप मैग्नीज देते रहना, हमको ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जरूरत है, हमको जो ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जरूरत है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें यहाँ पे सिक्योर करना, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, कि ये डिसरप्ट ना हो। वरना आप इंजन बना के बैठ गए, आपके पास ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी ही नहीं है। आपने जो है थर्मल पावर, सॉरी, आपने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया, बट आपके लिए उसके उसके पास जो पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स ही नहीं है, यूरेनियम नहीं है, थोरियम नहीं है, तो आप कैसे वो चीज कर पाइएगा? आई बात समझ में? तो ये चीजें जो है यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पे जो है आउटपुट क्या क्या टारगेट किया गया है। मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर 1,200 के आसपास ऐसे लाएंगे। फॉरेन क्रिटिकल मिनरल माइंस जो है फॉरेन में 50 से ज्यादा। जैसे आप देखिएगा, भारत जो है अभी इधर साउथ अमेरिका में, वहां पे जाके जो है आप खुद माइंस खोद रहे हैं कि वहां पर जो है उनको मिनरल्स वगैरह वहां से मिल सके। तो इंडिया बाहर भी कोशिश कर रहा है, विद इन कंट्री तो कोशिश कर ही कर रहा है। ठीक है, मिनरल्स स्टॉक पाइल उसको क्यूमुलेट करके बनाना, मिनरल्स प्रोसेसिंग पार्क बनाना, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, तो ये सब सब चीजें जो है यहाँ पर रहेंगी। जिससे इंक्रीज होगा डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन, एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एसेट अब्रॉड, अब्रॉड में भी हम एक्विजिशन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वहां से, कि वहाँ पे खनिज पदार्थ जो है तो हम वहां से लेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली वो भी सीखेंगे नई नई चीजें, नया नया ट्रेनिंग, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर रहेंगी। साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, तो अगेन क्योंकि माइनिंग में जितना ज्यादा ये एडवांसमेंट होगा उतना अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट जो है उतना कम होते चले जाएगा। तो ये सब जो है यहाँ पे फायदे रहेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स जो है आपको मैंने बता ही दिया, जैसे सप्लाई चेन रिस्क जो हो जाता है, तो वही जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सप्लाई चेन। जैसे कि क्या कहोगे, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटैश, रेयर अर्थ मेटल्स, सिलिकॉन, टिन, ये सब जो है सब इसी में आते हैं। करंटली इंडिया जो हैवी रिलायंस इंपोर्ट पे करता है। इंपोर्ट पे भी कैसे, कि जो दूसरे कंट्री ने अगर इंपोर्ट बंद कर दिया तो फिर त्राहिमाम त्राहिमाम जो बोलते हैं पूरी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही देश में बने, आप बाहर से भी बने, कि अब हमारे साथ टाई अप हो चुका है 20-30 साल की, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक्विजिशन कर रहे हैं वहां पे, खुद ही जाके वहां पे पैसा भी दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहां से मिनरल्स ले रहे हैं। इतना अब दूर का हम सोचने लगे हैं, जैसे कि चाइना के, आप समझिए कि उस लाइन में हम जा रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये जो क्रिटिकल चीज है आपके देश की इकोनॉमी के लिए, वहां तो आपको करना ही होगा, ताकि आगे जाके कहीं ऐसे सप्लाई चेन इश्यूज ना हो जाए। आई बात समझ में? ये सब एसेंशियल है इन्वायरमेंट के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं आपको समझाई दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बता दिया है, डिफेंस से लेके बाकी हर टेक्नोलॉजी में जो इसका यूज होता है। क्लियर? ओके। तो बाकी इसीलिए जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसका, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इनेबल करेगा एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। पहले नहीं था, बहुत बार दिक्कत हो जाती थी। अब देखिए, इन्वायरमेंट ऑब्वियसली बात है बचाना है, लेकिन साथ में अब अगर आप सोलर एनर्जी और ये सब यूज करें तो इन्वायरमेंट उसमें भी बच ही रहा है। तो माइनिंग करना बहुत टफ हो जा रहा था, बट जहां जहां चांसेस है, अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, आप करिए, ये भी जरूरी है देश के हित में। ओके। डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से होगा। वो एक करेंगे कि शायद यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स मिल सकते हैं, यहाँ लिथियम मिल सकता है या बाकी चीजें मिल सकती है, तो बेस्ड उसी के यहाँ पर जो चीजें होंगी।
जैसे लिथियम रिजर्व डिस्कवर किया है वहां पे कि लिथियम जो है काफी रेसी जम्मू एंड कश्मीर में काफी है, तो ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पर ये चीजें करनी है। क्लियर। और इंडिया जो है यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी, तो शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं है। इसलिए कह रहा है कि एक तो विद इन इंडिया, एक तो आउटसाइड इंडिया, कहीं से भी ये हमें सिक्योर करना है। ये देखिए सितंबर 2024 में, बाकी इसके बारे में इंडेप्थ आया हुआ था, वहां से पढ़ सकते हैं। आपको ये नहीं सोच रहा, कम से कम जो है 1.5 ईयर्स पुराना प्लेलिस्ट में आके, तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि सर अलग अलग प्लेलिस्ट रखिए, उसके बाद आप उतना पढ़िएगा ही नहीं। ठीक है, फिर भी मैं करंट वन से प्लेलिस्ट एक अलग कर दूंगा, बट आपको पूरा जाके प्रीवियसली पढ़ना है। दिस इज नॉट द प्ले लिस्ट, वरना क्यों विजन भी कहे या कोई भी कहे कि अब सितंबर से जाके 2024 से उठाओ, कभी कहेगा जनवरी से उठाओ, सब कुछ एक लाइन रहे, आपको बार बार रिवाइज करते रहना, 2x स्पीड में देखिए, 3x में देखिए। ये काफी जरूरी हो जाता है अगर एग्जाम क्रैक करना है, बस ज्ञान लेना है, दस दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ना है, तो वो आप पे है। ठीक है, लेकिन आपको बार बार रिविजन तो करना ही होगा। मेजर एंड माइनर मिनरल्स, अब मिनरल्स मिनरल्स आप इतना कुछ देख ही चुके हैं, तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, माइंस जो है रिक्लासिफाइड, ये सब जो है आपका बैटिस, फेल्सपर, मिका, क्वार्ट्ज, इसको माइनर बोला गया है। माइनर मिनरल्स से मेजर मिनरल्स में अब डाल दिया गया है, ये याद रखा जाए। ये प्रीवियस से पूछा जा सकता है कि कौन से मिनरल्स है। ठीक है, तो मिका, क्वार्ट्ज, ये सबको जो है मेजर मिनरल्स में डाल दिया गया, पहले माइनर में माना जाता था। क्लियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो आप यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर धन धन्या कृषि योजना, ये जो है हमारे जो नए एजुकेटर्स यहाँ पर आए, वो उन्होंने वहां पर अलग अलग तरीके के जो है इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हुए हैं। वहां पर आप जाके देख सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स जो कि पॉलिटी के लिए है, वो वहां पर है। साथ में जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हॉलिस्टिकली कवर की हुई है। ठीक है, तो ये जो है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का, वहां पे काफी अच्छे से कवर किया ही हुआ है। बट स्टिल हम जो है यहाँ पर आर्टिकल में हल्का देख लेंगे कि किसके द्वारा इनिशिएट किया गया, नीति आयोग के द्वारा इनिशिएट किया गया है। क्लियर, ये जो है नीति आयोग के द्वारा इनिशिएट किया गया है। इसके बाद जो है इसमें देखा जाए तो 18% जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है ना, वो इंडिया की जीवीए में है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 18% के आसपास है, जिसमें कि 46% अभी भी पॉपुलेशन इंडिया की एंगेज है। 4-5 साल पहले आपको 55-60 दिखती होगी, है ना, अच्छे साथ पे अब वो कम हो के अब देखिए हल्का सा एक ये पॉजिटिव साइन भी है, अभी भी काफी हाई है। कि मानिए भारत के पास 1 लाख करोड़ है, तो 18,000 करोड़ रुपए में 46% आबादी रिलाय कर, और बाकी जो है, बाकी के पास जो है लगभग लगभग आपका समझिए 82% के आसपास है, जिसमें कि 54% लोग जो है उस पर रिलाय कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहीं से ही किया जाता है ना, कि ये जो है ऑब्वियसली रिच होंगे, ये नहीं होंगे। तो इससे आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका करंट स्टेटस कैसा है। ओके, इसमें भी बहुत अच्छे हैं, लार्ज फार्मर है, बहुत कमा रहे हैं, वो एक अलग चीज है, बट ज्यादा पैसा जो है इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट रैंक की, तो पल्स में, दूध में, स्पाइसेस मसाले में भारत जो है वर्ल्ड का नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रैंक की बात की जाए तो इसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, टी, फार्म फिश। फार्म फिश का मतलब होता है कि जो तालाब, लेक्स, पोखर जो बोलते हैं वो होता है, वहां जब किया जाता है तो फार्म फिश कहते हैं। समुद्र से किया जाए तो दैट इज डिफरेंट, है ना, उसी सोर्स से फिश किए जा रहे हो। सुगर केन, वाइट राइस, कॉटन, सुगर, सब कुछ जो है इंडिया इसमें सेकेंड है, तो काफी अच्छा हम इसमें है, वो आपको यहाँ से दिख सकता है। क्लियर। अब इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या इस स्कीम का, ये इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की यहाँ पे जो मेन है कोशिश है, क्योंकि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो हर चीज में कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब 1 एकड़ जमीन पकड़ लीजिए, 1 हेक्टेयर ऑफ जमीन पकड़ लीजिए, उस पे जो है दूसरी कंट्री मानिए वीट प्रोडक्शन जो है, हम हमारा कंट्री अगर 300 kg कर रहा है, तो बाकी जगह जो है वो 400 kg हो रहा है। तो ये जो है हमें बढ़ाना है, एग्जैक्ट फिगर आपको बताया जाएगा, लेकिन ये होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस लेना। आजकल आप देख रहे हैं कि सिर्फ यही चल रहा है, पैडी, फिर वीट, पैडी, क्यों, क्योंकि ये सब एमएसपी दिया हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो बाकी चीज पे डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया है। इससे लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं कि बीच बीच में अगर हम पल्स लगाएं, ये सब करें, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, जिससे क्या होगा कि आपका यूरिया और ये सब चीज की कम यूज होगा, फर्टिलाइजर। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं, डिजर्टिफिकेशन कम होगा, इसलिए करेंगे डाइवर्सिफाई करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना। फिर ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज ऑफ पंचायत एंड ब्लॉकिंग लेवल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया।
इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये इरिगेशन फैसिलिटी को भी इम्प्रूव करने की यहाँ पर बात की जा रही है। फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिया में जो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये इसकी भी दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, अक्सर शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो दे देते हैं कि अच्छा आप अभी इतना पैसा दे रहे हैं और आप अगले दो बार जब आपकी फसल हो जाए तो आप पैसा चुका देना, और वो चुका नहीं पाते हैं, उसमें फिर एक फिस्क साइकिल अलग वो दिक्कत होती है। बट वो कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होती है, ये बात भी सही है। अगर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म पे भी दे पाए पैसा, ऐसा नहीं है कि भाई कभी कितना चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, तो ऐसा कुछ एक बनाया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट खुद ले उनके जगह की, नहीं ठीक है हम गारंटर बनते हैं जो भी करे, बट लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी दिए तभी तो वहाँ पे ये ट्रैक्टर्स खरीद पाएंगे, बाकी हेवी मशीनरी खरीद पाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पाए। वरना कैसे वही कुदाल और फिर ये सब चीजें कितना ही हो पाएगा, जितना हो सकता था मैक्सिमम तो अभी भी हमने कोशिश की हुई है। इसके बाद इरिगेशन वगैरह जो है वो भी प्रॉपर करने की जरूरत है। ठीक है, तो डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन देखिए बहुत हाई है, 329 मिलियन टन, जो कि काफी ज्यादा है। बट यील्ड जो है काफी कम है, चाइना ब्राजील यूएस ये सब कंट्री के बनस्पत देखा जाए, जो कि एग्रीकल्चर में काफी अच्छे हो। देखिए जो जो अभी राइस कल्टीवेशन है, ये जो है आपका 2191 केजी पर हेक्टेयर में होता है। ठीक है, कंपेयर टू ग्लोबल जो है आपका 3026 केजी के हिसाब से आप देखिए, तो हम कम से कम यहाँ पे भी 1000 केजी पर हेक्टेयर कम कर रहे हैं। अगर उतने ही लैंड में हम ये बढ़ा दें, सोचिए कितना बढ़ जाए। लगभग लगभग 500 केजी पर हेक्टेयर राइस की कमी, सॉरी आपके वीट की कमी है। तो ये यही सब अगर अभी हम करंट लेवल, अब ये भी नहीं बोल रहे कि वर्ल्ड एवरेज को क्रॉस कर जाए, एवरेज है ये, तो इससे भी अच्छे अच्छे भी होंगे, हम एवरेज में पहुंच जाए तो सोच सकते हैं कि हमारा कितना ये बढ़ जाएगा। तो जो हमें अननेसेसरी और फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो सब नहीं करना पड़ेगा, तो इसके बहुत अलग अलग फायदे हैं, है ना। बाकी अगेन चैलेंजेस तो है ही, रोग की भाई फ्रेगमेंटेड है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन जो 51% जो इंडियन फार्म लैंड है अभी भी रेनफॉल पे ही डिपेंड है रेदर देन इरिगेशन, तो ये सब जो चैलेंजेस है यहाँ पर उसकी बात की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये बहुत अच्छी योजना थी, 2015 से जो शुरू हुई है। इसका सिग्निफिकेंस ये मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब एक बूंद पानी में जितना पहले फसल हो रही थी उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए फिर आपने देखा होगा कि अच्छा अलग अलग तरीके के ये इरिगेशन मेथड निकल के आए, ड्रिप इरिगेशन और ये सब, कि वहां पे हम सीधे जड़ में पानी दे, पानी कम वेस्ट करें, ये सब चीजें तो भाई वो जो है यहाँ पर निकल के आया, क्योंकि इंडिया एक तरफ जहाँ पे इससे जूझ रहा है कि इरिगेशन नहीं मिल पा रहा है, तो जहां भी हो भी पा रहा है तो वहां पर ये रहे, और जहां बारिश भी हो रही है तो उस लेवल पे ऐसे भैया मेड़ बनाओ या ऐसे काम करो कि पानी थोड़ा सा रिटेंशन वहां पे अच्छा रहे, या फिर आप कोई गड्ढा खोद के पानी को जमा करो, तो जो भी एक सिंचाई योजना में काफी कुछ है। ठीक है, मखाना की बात की जाए तो भाई बिहारियों का बहुत ही पसंदीदा है मखाना। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है बिहार में, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा बीपीएससी में आप ही है, तो ये जो आपका दरभंगा जिला है, मधुबनी जिला है, ये उस तरफ सबसे ज्यादा होता है। इंडिया का टोटल प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो 90% मखाना जो है ये बिहार में ही होता है पूरे इंडिया में। ठीक है, और ये जो है एकदम सफेद होता है जब देखिएगा खाने में, लेकिन जब हम बनाने जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब ये पानी की सतह पे होता है तो एकदम वो ब्लैक कलर से ये रहता है, तो उसे ब्लैक डायमंड भी कह देते हैं। ओके, नारियल की तरह समझ गए, ऊपर से कुछ अलग अलग कलर का है, अंदर एकदम सफेद है, तो वैसे ही रहता है। तो अभी बोर्ड वहां पे बनाया गया है ताकि उनका प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन मार्केटिंग सब कर सके, एक्सपोर्ट बढ़ा सके, है ना, उसकी वैल्यूएशन कर सके। इसको जो है यहाँ पर उसके लिए 100 करोड़ दिए गए हैं बजट एलोकेशन। ठीक है, फॉक्सनट कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि फॉक्सनट क्या होता है। फॉक्सनट ही जो है इसे ही मखाना कहते हैं। ठीक है, इसे ही जो है मखाना कहते हैं। और देखिए ये ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बता ही दिया गया। साथ में ये सुपर फूड भी है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, फाइबर, हेल्दी जो प्रोमोटिंग कंपाउंड से काफी ज्यादा पाए जाते हैं। मॉडर्न पॉलीसेचुरेटेड फैट है जो कि अच्छा फैट कहा जाता है। ठीक है, इट इज नॉट साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज का, साइंटिफिक नहीं है, ये मतलब मार्केटिंग का टैक्टिस है, आप समझिए। ठीक है, कि इसमें बेटर है, सही बात है जी, कहीं पे सॉल्ट ज्यादा होता है, बहुत सारी अलग चीजें होती हैं, बट यहाँ पर वो चीज जो अच्छी है इसलिए कहा गया सुपर फूड है। जैसे कि हम खाते हैं गार्लिक, है ना, अब लहसुन वगैरह भी खाते कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, ये देखिए पे दिया टर्मरिक, तो ये सब जो चीजें हैं काफी बेहतर होती है, तो इसको सुपर फूड में रखा गया है। ये बाकी चीजें क्या है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको पता है क्या क्या चीजें हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि 90% ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बिहार है वी हैव डिस्कस्ड, ये जो है 20 से 35 है, यहाँ पर 200 से
350 नहीं है, ये थोड़ा गलत यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे ध्यान देना है चीजों को, ठीक है। ह्यूमिडिटी 80 से 90 होनी चाहिए, एनुअल रेनफॉल 100 से 250 होना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। बाकी इसमें देख ही सकते हैं, प्रोटीन में विटामिन काफी अच्छा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, फार्मर्स का जो है इनकम इससे बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल यूज में हाई क्वालिटी फैब्रिक्स पहुंचेंगे, स्टार्च वगैरह। हेल्थ बेनिफिट, जो आप सोचिए ये सब हम नमकीन वगैरह खाते हैं वो सब बहुत खराब करता है, वैसे उसमें अगर मखाना आ जाए हम वो सब खाएं तो काफी ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए भी काफी अच्छा है देखा जाए, क्योंकि वेटलैंड सपोर्ट करता है, मतलब ऐसे मानिए ये है पॉन्ड है, ये इसके ऊपर ना हल्के हल्के ऐसे पत्ते रहेंगे, और वो उसके ऊपर ही मखाने वगैरह होते हैं, एक वेटलैंड जैसा वहां पे वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा है कंजर्वेशन के लिए। ओके। चैलेंज इन मखाना कल्टीवेशन, क्योंकि देखिए अगेन जो है काफी कम है प्रोडक्टिविटी, उसको 3 से 3.5 टन मॉडर्न टेक्निक का यूज करके करने की कोशिश की जाएगी, लगभग डबल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो देखिए ये हर बार जो है हम देखते ही रहते हैं कॉटन के बारे में। ओके। देखिए हम फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, ये कह रहे हैं साइंस एंड टेक का सपोर्ट होना चाहिए ताकि जो फार्मर है और ग्रो अच्छे से ये कर सकें। क्लियर? अब इसमें ये देखिए स्टैग्नेशन है, प्रोडक्टिविटी बहुत सालों से बढ़ नहीं रही है। लास्ट ईयर भी 435 केजी पर हेक्टेयर था, अभी 447 बढ़ा है, बट एक स्टैग्नेशन इसी के आसपास रह रहा है, इसको और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इससे पेस्ट और डिजीज काफी ज्यादा हो जाते हैं कॉटन क्रॉप में, जिससे काफी लॉस होता है, जैसे कि पिंक बोलवॉर्म, व्हाइट फ्लाई, ये सब जो है काफी ज्यादा बर्बाद करते हैं इसकी फसल को। ओके। बेसिकली ये भी जो है 65% इंडिया में कॉटन होता है वो रेनफेड एरिया में है, और 33% इसमें इरीगेटेड है। ओके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ज्यादा से ज्यादा ये रेनफेड एरिया में ही है। 5F की बात की जाए, पहले फार्म में रहेगा, कॉटन आएगा बढ़िया प्यारा सा, फिर उसको फाइबर में धागे में उसे वो इंडस्ट्री होगी जिसे धागे में कन्वर्ट करेगी, उस धागे से फिर क्या, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वीविंग में, और फिर बुना जाएगा, बुन के कपड़े वगैरह बनाए जाएंगे। उसके बाद एक उसको फैशन में दिया जाएगा, डिजाइन में, और फिर वो फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हम आप जब कंज्यूम करेंगे करेंगे, बट ये वैसे होगा। तो ये कॉटन का 5F है, या फिर टेक्सटाइल का 5F समझ सकते हैं। इंडिया जो नंबर 1 है कॉटेज एग्रीकेज में, प्रोडक्शन में नहीं है। मतलब अगर मानिए पूरी दुनिया में 100, सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, 100 सिर्फ जो है किलोमीटर स्क्वायर में ये लगा हुआ है, तो 40 किलोमीटर स्क्वायर जो है सिर्फ भारत में ही इसका एरिया यूज हो रहा है जिसमें ये कॉटन लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में 60। समझ में आई बात? लेकिन जो मेजर प्रोड्यूसिंग है, आप सबसे ज्यादा जो आपको सेंट्रल वाले दिखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बाकी भी है, सबसे ज्यादा इधर से ही होता है। ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए, देखिए 40% हम जमीन दे रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड का हम सिर्फ 24% के आसपास से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो आई बात समझ लेता, प्रोडक्शन में सेकंड है, देखिए हम एरिया भी कितना ज्यादा दे रहे हैं। तो आई बात समझ में आपको, जैसे काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात है। हम यील्ड की बात की जाए तो 39 है। कितने देश होंगे जहाँ थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा होगा, वर्ल्ड का 1% 2% उन्हीं के देश के लायक, बट उनकी यील्ड हमसे ज्यादा बेहतर है। आई बात समझ में? इसलिए जो है ये चीजें यहाँ पर हाईलाइट की गई है। ये जो है यहाँ पर व्हाइट गोल्ड कहा गया है, वहां पे ब्लैक डायमंड कहा गया था, किसे, मखाने को, या फिर व्हाइट गोल्ड। ये सब टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है, इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स डेफिनेटली, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और साथ में जो है ये सब फिर क्या करेगा आपका, ये जो है आपका फॉरेस्ट रिजर्व में कंट्रीब्यूट तो करेगा ही डेफिनेटली, जब आपको आप कुछ भी एक्सपोर्ट करिएगा तो। ये चीजें जो यहाँ पे दी हुई है। और इंडिया जो है इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे चारों स्पीसीज जो है कॉटन के वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, एशियन कॉटन जो है, हर्बेशियम, बारबेडेंस, फिर जो है जी हिरसुटम। तो ये सब अगर कोई नाम आ गए ना ऐसे प्रीलिम्स में, याद रखना है इसके हैं। ठीक है, याद एग्जैक्ट रहे ना, नहीं देखे तो लगना चाहिए, तो बार बार नोट्स बनाए, ये ना बार बार पीडीएफ पढ़े, बार बार ये रिवीजन करते रहे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, सिर्फ आपको 29 रुपीज में पूरे प्लेलिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, इससे अच्छा और क्या चाहिए अब, 100+ वीडियोस वहां पर। ओके। तो वो जो बार बार करते रहे, कहीं आपको एक आध पार्ट बाई चांस छूटा हुआ दिख भी गया, ये बार बार रिवीजन होता रहता है, रिवीजन होता रहता है, तो कवर अप आपका हो ही जाएगा। ओके। ठीक है। बाकी अगेन यू कैन थिंक, अभी भी कह सकते हैं कि आशा बैच में यू ऑल कैन ज्वाइन, जहाँ पे आपको काफी अच्छे तरीके से सब कुछ कवर अप करवाया जाएगा। ठीक है। बीटी कॉटन जो है
ये जो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, इकलौता ऐसा चीज है जो कि अलाउ किया गया है कि नहीं ठीक है ये ऐसा हो सकता है, आप यूज कर सकते हो। मेन ये रीजन है कि जो हमारा एग्रीकल्चर में हमें जल्दी इसलिए अलाउ नहीं करते कि जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर इंसान खाएगा तो पता नहीं क्या क्या इम्पैक्ट इसके इसमें पड़ जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ यही है बीटी कॉटन जो कि अलाउड है। भाई आपको दिख रहा होगा कहीं और भी टमाटर है ये वो अलाउड नहीं है, वो गलत तरीके से हो रहे हैं, बात अलग है। ये सिर्फ अलाउ बीटिंग कॉटन को ही किया गया है। ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंट जीएम कॉटन है। ये मतलब ये जो है पिंक बोलवर्म से बच जाता है, समझे। तो इसमें रेजिस्टेंस है इसके अगेंस्ट, ये बीटिंग कॉटन में, इसलिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। अब देखेंगे अर्बन चैलेंज फंड। ये जो अर्बन चैलेंज फंड है अनाउंस किया गया है यहाँ पर बजट में 25-26 में, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर फंड देने की बात की जा रही है। टू थिंक इनोवेटिव टुवर्ड्स अटेनिंग सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए 1 लाख करोड़ तक के खर्चे के यहाँ पर एम की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो इंडियन अर्बन पॉपुलेशन है इंक्रीज हुआ 27 करोड़ से 31 करोड़ के बीच में, जो कि 2.76 पर ईयर है एज पर 2011 सेंसस के। अभी तक तो सेंसस जो है आया नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात समझने वाली बात है कि जो 27 से 31%, ठीक है, ये हुआ है। तो क्या सिर्फ इसी रेट में बढ़ रहा है? एक्चुअली कहा जा रहा है कि ये जो है इससे भी ज्यादा रेट में बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर जो कब उस रूरल एरिया को अर्बन एरिया कह देना है उस पर थोड़ा सा धीरे काम हो रहा है। ये एक रीजन है, अदरवाइज अर्बन पॉपुलेशन जो इससे ज्यादा रेट से बढ़ रही है। क्लियर, इससे ज्यादा रेट से बढ़ रही है। ड्राइवर ऑफ अर्बनाइजेशन, अब देखिए वो तो सबको पता है, इकोनॉमिकली अच्छा रहे, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, फिर ठीक है। और आपका रूरल जो कंडीशन डिक्लाइन हो जाए, कहीं वहां पे आसपास की चीजें जमीन बंजर हो जाए, कुछ इश्यू हो जाए, वो सब भी आप मूवीज देखते हैं, साउथ की मूवीज से बहुत कुछ सीखने भी मिल जाता है। तो वहां पे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कब कब माइग्रेशन होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, बहुत बार जो कुछ प्लान्स वगैरह ऐसे बन जाते हैं गवर्नमेंट के कि हम मानिए वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट करेंगे या हम इंडस्ट्रीज बैठाएंगे, तो वहां से उसको हटना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उन्हें कहीं और देती है। ये सब भी जो चीजें हैं यहाँ पर वो रहती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसीलिए इसलिए हाईलाइट कर दिया स्लो प्रोग्रेस। आपको परेशान नहीं होना, ये सब चीजें यहाँ कहीं से पढ़ा के ही आपको प्रॉपर बताया जा रहा है, बाकी जो हम रिसर्च करते हैं वो तो रहता ही रहता है। ये हैज, क्या इंडियन अर्बनाइजेशन हैज प्रोग्रेस स्लोली, क्यों? ड्यू टू स्लो प्रोसेस ऑफ रिक्लासिफिकेशन ऑफ रूरल एरियाज व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्री। तो क्लासिफिकेशन स्लो है बट आ तो तेजी से ही रहे हैं। आई बात समझ में? मेजर टेकन फॉर रिफॉर्मिंग अर्बन एरियाज। स्वच्छ भारत मिशन देखिए, तभी अर्बन एरिया इतना अच्छा हुआ, डोर टू डोर सब साफ सफाई इतना अच्छा हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटीज मिशन बताया गया कि देखिए ऐसे सिटी बनाए, ऐसे बनाए, सस्टेनेबल बनाए, ये बनाए, ताकि जो अगली सिटीज बने सो देखा देखी वैसे ही अच्छी स्मार्ट सिटीज बने। तो ये जो है स्वानिधि स्कीम की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया गया, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जो है 10,000 से अब बढ़ा के 25,000 तक कर दिया गया है कि उन्हें पैसा दिया जाए, तो चाहे वो फ्रूट्स खरीद रहे हो चाहे कुछ ले रहे हो, तो विदाउट एनी कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल के उन्हें पैसा दे देना 10 से 25 हजार, उसमें भी चीजें आती है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात की जाए, तो आरबीआई हैज इम्पोज 6 मंथ मोरिटोरियम ऑन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पे, यहाँ पे स्टे लगा दिया क्योंकि उनका, और रेस्ट्रिक्ट किया है सब कुछ, लोन डिपॉजिट विड्रॉ, क्योंकि वो उतने सही तरीके से रेगुलेशन में काम नहीं कर रहे थे, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी दिख नहीं रही थी, पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या कर सकता है आरबीआई, स्टे ऐसे लगा सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज्यादा कोऑपरेटिव पॉज करके देख सकते हैं, हम कोऑपरेटिव बैंक्स और ये सब, क्योंकि वो देखिए फाउंडेशन बैच की सब चीजें हैं। अगर सब कुछ यहाँ पे ऐसे कवर अप करने लगे कि ये क्या है नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एक बल्कि सा ये 10-10 घंटे का हो जाएगा, और फिर वो कोई कोई नहीं पढ़ता। फर्स्ट टाइम देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इंसान सब्सक्राइब कर लेता है, लेकिन अगर उसी पेस में अगर हम पढ़ाए इतने स्लोली तो कोई मतलब नहीं रहेगा। या फिर इतने फास्ट पढ़ा दें कि इंपॉर्टेंट चीज कवर ना हो तो भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये चैनल पे आपको ये नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर से पढ़ा के छोड़ दे रहे हो, आपको प्रीलिम्स मेंस हर एक चीज की तैयारी हो रही है। तो ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही रेयर इस तरीके से मिलने वाली है, ठीक है। बाकी फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो है सबसेट है कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया दैट ऑपरेट प्राइमरली इन अर्बन एरिया, ठीक है, या फिर सेमी अर्बन। बेसिक जो ये जो है, ये एग्रीकल्चर के लिए था, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, और इस तरीके से रहा करते थे।
तो अब ये धीरे धीरे अर्बन एरिया के साइड में आया, तो इसीलिए यहाँ पर ये बात चल रही है कि अर्बन क्रेडिट सोसाइटी जो है बड़ौदा में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 1889 में, काफी पहले की बात है। फीचर्स देख लेते हैं हल्का सा। ओनरशिप जो है ओन्ड एंड कंट्रोल बाय मेंबर्स, ये शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है। ये ड्यूल कंट्रोल बाय आरबीआई एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बस आरबीआई करता है। ये प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। नॉन फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। सही बात है, ये तो हेल्प करने आ रहा है, कोऑपरेट करने आ रहा है कि हम एग्रीकल्चर में लोगों को बढ़ावा दें, हम एमएसएमई में बढ़ाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट पे नहीं देखते हैं। जैसे कि हम हमको बोलते हैं कि सर आप पैसा क्यों ले रहे हो, अगर आप फ्री में पढ़ा रहे हो तो मतलब आपको हेल्प करनी है तो ऐसे में सस्टेन नहीं होगा। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है और इंटरेस्ट नहीं लेते, ये भी लेते हैं, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता कि 10%, 12%, 15%, जो बाकी जो लाखों ले रहे हैं, लेकिन इतना कि उनका बैंक चल सके, इनिशिएटिव चल सके, सैलरी जा सके, अच्छे कंटेंट जो है कंटेंट टीम को दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, उनके उनके पास भी लैपटॉप से लेके सब कुछ रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब वो दे सके। उनका बस ये मोटिव रहता है, ना कि प्रॉफिट देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि हम भी जो यहाँ पे कॉपरेट वैसी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेंडिंग फोकस की अगर बात की जाए, तो स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं यहाँ पर, लार्ज कॉर्पोरेशन लोन बेसिकली इन सबको दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, पैसे लेके उड़ जाते हैं लार्ज वाले। लेकिन ये जो है इसीलिए भी है क्योंकि पता है कि यहाँ पर ही अपना लोन जरूर चुकाएंगे। ठीक है ना, जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर मिडिल होते हैं, वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि ये चीजें हो जाए। वन मेंबर वन वोट सिस्टम होता है, शेयर होल्डर्स, जितना शेयर होल्डर उतना उसका वोटिंग राइट, लेकिन इसका हर मेंबर का बराबर बराबर राइट होता है। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार जो है इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, आपको जो करना है करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो है हम यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अब आगे हम देखेंगे कैटेगराइजेशन की बात की जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, अगर टीयर वन जो है, जो भी 100 करोड़ से कम अगर डिपॉजिट है यूसीबी के पास, तो वो क्या हो गया आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये जो है। हाँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है अगर 100 करोड़ से कम है तो टीयर वन में है, 100 से 1000 में टीयर टू है, 1000 से 10,000 की जो टीयर थ्री है, टीयर फोर, 10,000 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट अगर उनके पास है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए, तो इसके बाद जो है अभी कुछ काम है हमें, तो ये यहाँ पर यहीं पे हम रोकते हैं। इसके बाद का जो है आपको अगले वीडियो में हम कवर अप करके दे देंगे। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि इसी कारण यहाँ पे होल्ड पे चला जाए, कम से कम आपके पास जितना भी हो पाता है वो हम अपलोड करते चले। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।